हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून। ऑनलाइन पे जी तो आवाज आ रही है भाइयों बहनों? ओके, ठीक है। तो बस कॉन्सेप्ट रजिस्टर निकालना है आज। ऑल राइट, करें सर शुरू या बातें और करनी है? भर गया, मन भर गया? हाँ, कक्षा के बाहर बिल्कुल करने दूंगा। तभी तो जहाँ मन में पाप भरा हुआ चलो आओ करें, पर शुरू। चलो ठीक है, तो कॉन्सेप्ट रजिस्टर निकाल लो बस आज। ठीक है, आज ओनली कॉन्सेप्ट करना है हमको न्यू चैप्टर का। चलो ठीक है, तो मैं बस एक बार और प्यार से समझा रहा हूँ, बिल्कुल शराफत से समझा रहा हूँ कि आराम से पढ़ना, कॉन्सेप्ट समझते समय बिल्कुल बातें नहीं करना। ठीक है, नहीं तो रौद्र रूप अगर मेरा देख लिया तो 4 दिन तक रात को नींद नहीं आई। तो इसीलिए बिल्कुल शराफत से फाइनल वार्निंग के साथ समझा दिया, ताकि मेरा काम अब सुरक्षित। ठीक है, चलो तो कॉन्सेप्ट में नई हेडिंग डालो, चैप्टर नंबर 2 का नाम भी लिखते हैं। लिखो जी, चैप्टर नंबर 2 का नाम लिखो, गुडविल डैश नेचर एंड वैल्यूएशन। गुडविल डैश नेचर एंड वैल्यूएशन। तो ये चैप्टर वैसे बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज्यादा आसान चैप्टर है। ठीक है ना, तो इस चैप्टर में हमको अकाउंटिंग नहीं करनी, तो ये इसलिए अच्छी बात है, बच्चों को मजा आता है क्योंकि इसमें अकाउंटिंग नहीं करनी। तो ये चैप्टर जो है बेसिकली मैथमेटिक्स का चैप्टर है, क्योंकि इसमें हमें एक पार्ट करना है वैल्यूएशन का, है ना, और बाकी थोड़ा सा है नेचर, वो तो अभी हम देखते हैं साथ साथ क्या होता है क्या नहीं होता। चलो ठीक है, तो मैं आपको कुछ कुछ बातें लिखवाता हूँ। तो सबसे पहले आप लिखो मीनिंग ऑफ गुडविल। सबसे पहले हम लिखते हैं कि गुडविल का क्या मतलब है। मीनिंग ऑफ गुडविल, तो फर्स्ट एरो डाल के लिखो, गुडविल इज an intangible asset. Goodwill is an intangible asset which places an enterprise at an advantage to earn higher than normal profits. Which places an enterprise at an advantage to earn higher than normal profits. ठीक है, अभी समझाता हूँ, सेकंड पॉइंट भी लिख लो सेकंड एरो डाल के। गुडविल इज द, जो सेकंड पॉइंट है ये हमने किसी ऑथर की डेफिनेशन को चुरा लिया, तो वही सेम कॉपी कर रहे हैं। गुडविल इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड future profits, comma, if they are more than the normal return on investments. Goodwill is the present value of expected future profits if they are more than the normal return on investments.
तो इसमें थोड़े से कीवर्ड जो है हल्का फुल्का हाईलाइट कर लेता हूँ। एक एडवांटेज वर्ड आया, वो आप हाईलाइट कर सकते हो, है ना। सेकंड में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट्स को हाईलाइट कर सकते हो। बाकी अंडरलाइन कर लेते हैं हल्का सा जो लिखा है, अर्न हायर देन नॉर्मल, और सेकंड में भी मोर देन द नॉर्मल। ठीक है, तो क्या है गुडविल का मतलब? तो बहुत इजी मतलब है वैसे तो गुडविल वर्ड सुनकर पहले आप बताओ आपके मन में क्या मतलब आ रहा है? रेप्यूटेशन ऑफ अ फर्म, राइट, है ना। गुडविल वर्ड का मतलब हो गया रेप्यूटेशन, किसी भी बिजनेस की रेप्यूटेशन, इमेज, राइट, है ना। किसी भी बिजनेस की इमेज कह सकते हो आप, है ना। तो हर बिजनेस की अपनी एक रेपुटेशन होती है, चाहे अच्छी हो चाहे खराब हो। इमेज होती है, चाहे अच्छी हो चाहे खराब हो, या और थोड़ा सा अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में बोले तो ब्रांड वैल्यू, है ना। तो गुडविल का मतलब हो गया रेपुटेशन या इमेज, कुछ भी आप बोल सकते हो। बाकी इसको समझाने के लिए क्या टेक्निकल डेफिनेशन थोड़ा सा इस्तेमाल कर रहे हैं वो बता देता हूं। तो मान लेते हैं एक इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, लेकिन वो बहुत सारी कंपनियां सिर्फ 10,000 रुपए कमाती हैं। अब आपकी जो कंपनी है, मान लेते हैं वो कंपनी जो बाकी सब नॉर्मली कमा रहे हैं, नॉर्मल का मतलब होता है जो हर कोई कमा रहा है, नॉर्मल मतलब साधारण, तो 10,000 रुपए तो हर कोई कमा रहा है, उसको बोलते हैं नॉर्मल। लेकिन अगर आपकी कंपनी कुछ ज्यादा कमा रही है, मान लो नॉर्मल से ज्यादा कमा रही है, मोर देन नॉर्मल, तो ये मतलब हो सकता है कि आपकी ब्रांड वैल्यू का या आपकी रेपुटेशन का या आपकी अच्छी इमेज का नतीजा हो। तो गुडविल को इसी तरह से डिफाइन करने की कोशिश की गई है कि गुडविल एक ऐसा इंटेंजिबल एसेट है जो आपको एक एडवांटेज देता है, जो आपको एक फायदा देता है। किस चीज का फायदा देता है? फर्स्ट पॉइंट में लिखा है कि आप नॉर्मल प्रॉफिट से थोड़ा ज्यादा कमा पाते हो। ठीक है, तो खैर ये तो उसका मीनिंग हो गया। उसके बाद सेकंड पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 2, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ गुडविल। कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ गुडविल। गुडविल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ फीचर्स होते हैं। तो अंजलि वहां पे जाके बैठो। तो ये मत लिख लेना कैरेक्टरिस्टिक में। तो कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स ऑफ गुडविल, तो गुडविल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ फीचर्स होते हैं। तो लिखो नंबर 1, पहला तो आपको पता ही है, हाँ, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल को हाईलाइट कर लेते हैं, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट, ये एक इंटेंजिबल एसेट होता है। सेकेंड पॉइंट, इट इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। कुछ लोग इसको गलती से फिक्टिशियस एसेट मानते हैं या कह देते हैं, तो ये गलत होगा। ये कोई फिक्टिशियस एसेट नहीं होता। अच्छा, बच्चा कहता सर फिक्टिशियस एसेट का मतलब इमेजिनरी। हाँ, तो गुडविल को आप इमेजिनरी नहीं कह सकते, गुडविल एक बाकायदा रियल एसेट होता है। तो गुडविल इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट, ये कोई फिक्टिशियस एसेट नहीं है। तो गुडविल इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। थर्ड, इट हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट्स, ये मदद करता है आपको ज्यादा प्रॉफिट्स कमाने के लिए। तो इसीलिए जितनी अच्छी ब्रांड वैल्यू होगी आपकी, या जितना अच्छा मतलब रेपुटेशन होगा, जितनी अच्छी इमेज होगी, उतना आपका प्रॉफिट भी ज्यादा हो सकता है, उसमें हेल्प कर सकता है। फोर्थ, इट इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द असेसमेंट ऑफ वैल्यूअर।
its value depends on the assessment of valuer, ब्रैकेट में लिख लेना, that is value of goodwill is subjective, that is value of goodwill is subjective. गुडविल की वैल्यू जो होती है वो सब्जेक्टिव होती है, मतलब कि इसकी वैल्यू निर्भर करती है वैल्यूअर के असेसमेंट पर। तो जैसे उदाहरण के तौर पर मान लो कोई हमने कंपनी ली, मान लो कंपनी ली नाइकी, और मैंने इससे पूछा कि बताओ इसकी ब्रांड की क्या वैल्यू है, या मतलब इसकी क्या रेपुटेशन है, या और अपने शब्दों में पूछ लिया कि बताओ इसकी गुडविल कितने रुपए की है, तो बताओ कितने रुपए की है। तब हो सकता है आप कहो कि सर 1 करोड़ डॉलर की है, हो सकता है कोई और आदमी कहे कि सर इसकी वैल्यू तो 5 करोड़ डॉलर की है या रुपए की है, या हो सकता है कोई आदमी कहे सर इसकी वैल्यू तो 5 रुपए की है। तो हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से इसकी वैल्यू बता सकता है। तो वैल्यू जो होती है गुडविल की वो क्या होती है, सब्जेक्टिव होती है। सब्जेक्टिव का मतलब वैल्यूअर पर डिपेंड करती है। लेकिन हाँ, वो अलग की बात है कि भाई आपके पास ऑथेंटिसिटी नहीं है तो आपकी दी हुई वैल्यू पर कोई भरोसा नहीं करेगा, लेकिन अगर मैं उस वैल्यू को दूंगा तो शायद लोग ज्यादा भरोसा करेंगे। ठीक है, लेकिन वैल्यू जो है वो अलग अलग हो सकती है। तो क्लियर हो गए ये वाले पॉइंट्स? बोलो जी। तो गुडविल के बारे में चारों फीचर ओके? ठीक है। तो इनटेंजिबल एसेट क्या होता है एक बार बताओ फिर भी। ठीक है, मतलब जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता और आप उसको देख नहीं सकते या टच नहीं कर सकते। चलो ठीक है, तो गुडविल के फीचर्स हो गए। उसके बाद नंबर 3 नेक्स्ट में लिखना है नेचर ऑफ गुडविल। नेचर ऑफ गुडविल, तो इसमें हमें एक रूल थोड़ा सा बस याद रखना है, इसलिए हेडिंग डाल रहे हैं नेचर ऑफ गुडविल। तो नेचर ऑफ गुडविल में आप लिखना एज पर AS 26, इसको हाईलाइट कर लेते हैं, हमको ये रूल याद रखना है। AS का मतलब होता है फुल फॉर्म अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हाँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और 26 मतलब एक नंबर होता है, तो एज पर AS 26 है ना, कॉमा गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। AS 26 के अनुसार गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। तो बच्चा कह रहा है वो तो हमें भी पता ही है। हाँ पता तो है, लेकिन हमको रूल याद रखना है। तो रूल कौन सा है ये, AS 26 मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। तो AS 26 के हिसाब से गुडविल जो है वो एक इंटेंजिबल एसेट है, फुल स्टॉप। इट इज ऑफ 2 टाइप्स, ये 2 प्रकार का होता है। तो डैश डाल लेते हैं। एक को बोलते हैं परचेज्ड गुडविल, परचेज्ड गुडविल, इसको ब्लॉक बना लेते हैं और डैश डाल के छोटा सा लिखना है इट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स, इट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स, जो अभी आपको सिखाऊंगा, आज हम ये सीखेंगे। और बी दूसरा होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो इसको ब्लॉक बना के इसमें लिख लेते हैं इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। तो AS 26 के रूल के हिसाब से ये 2 बातें हैं जो वैसे तो हमें सीखनी भी है, लेकिन हल्की हल्की समझा देता हूं।
दो तरह की गुडविल होती है, एक होती है परचेज्ड गुडविल। परचेज्ड गुडविल का मतलब है कि आप घर से $5 करोड़ लेकर गए, आपने कहा पापा पापा $5 करोड़ दे दो, आज हमें कुछ खरीदने जाना है। तो पापा ने पूछा बेटा क्या खरीदने जा रहे हो? तो आपने कहा पापा हमारी जूतों की दुकान है ना, मैं आपके लिए नाइकी का ब्रांड नेम खरीदने जा रहा हूँ। तो पापा ने कहा ठीक है ये लो $5 करोड़ ले जाओ। तो आपने सिंपल क्या करा, घर से $5 करोड़ लेकर गए और वो नाइकी कंपनी को दिया और उनको बोल दिया कि भैया आज से आपका ये ब्रांड अब मेरा हुआ, आज से आपकी सारी गुडविल मेरी। तो घर आके आपने अपने जूते की दुकान पर जूतों के स्टिकरों पर नाइकी नाइकी के बिल्ले लगाने शुरू कर दिए। तो इस तरह की जो गुडविल आपने क्रिएट करी अपनी, आज से नाइकी आपका ब्रांड, तो इस गुडविल को क्या बोलते हैं? परचेज्ड गुडविल। इसका मतलब होता है आप किसी की गुडविल को खरीद रहे हो, तो इसलिए नाम पड़ गया परचेज्ड गुडविल, कि आपने गुडविल क्या करी? परचेज कर ली। ठीक है, तो समझ आ गया परचेज गुडविल। तो ये बना सकते हो छोटा सा डायग्राम अगर आपको अपने समझने के लिए बनाना है तो। नहीं, खत्म कहाँ हुई गुडविल? गुडविल तो अभी भी नाइकी का है, लोग तो अभी भी नाइकी के जूते ही पहनेंगे, नाइकी की टी शर्ट खरीदेंगे, लेकिन हम सारा वो पैसा कौन कमाएगा? आप। एक तरह से लोग तो अभी भी नाइकी के दीवाने रहेंगे, लेकिन वो नाइकी का सामान आपकी दुकान पे होगा, आप बेच रहे होंगे एक तरह से। तो वो सारी गुडविल किसने खरीद ली? नाइकी की आपने खरीदी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं परचेज्ड गुडविल। तो ये भी करेंगे हमारे कोर्स में, अभी सीखेंगे, अकाउंटिंग इसकी आएगी। लेकिन दूसरी जो होती है वो होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल में क्या होता है कि भाई आपके दादाजी थे, आपके दादाजी के बाद आपके पापा ने मेहनत करी, फिर आप भी मेहनत कर रहे हो। तो फॉर एग्जाम्पल सालों साल की मेहनत करते 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 सालों साल की मेहनत करते करते जो आपकी ही जूते की दुकान है मान लो, है ना, बालूजा शूज स्पोर्ट्स या स्पोर्ट्स शूज या कुछ भी, बालूजा शूज एंड कंपनी। तो हो सकता है कि आपकी मेहनत करते करते आपकी अपनी दुकान की भी एक मोहल्ले में या एक देश में या एक शहर में कुछ वैल्यू बन गई, एक ब्रांड बन गया कि भाई बालूजा के जूते पहनेंगे हम। तो ये भी तो एक गुडविल हो सकती है ना, कि भाई लोग बालूजा कंपनी के जूते पहन रहे हैं। तो आपने जो मेहनत करी पिछले वर्षों में, आपके दादाजी ने, आपके पापा ने, या पूरे परिवार ने, या जिसने भी, आई डोंट नो, लेकिन उस मेहनत की वजह से जो आज ब्रांड बन गया, आज वो वैल्यू क्रिएट हो गई। तो क्या ये आपने किसी से खरीदी पैसे देकर? नहीं खरीदी। तो ये मतलब एक तरह से आपकी मेहनत का रंग है। तो मेहनत के रंग को इंग्लिश में कह सकते हैं सेल्फ जेनरेटेड गुडविल। तो बस दोनों में ये फर्क है कि एक में सालों साल की मेहनत लगाई नाम बनाने में, और दूसरे में आपने किसी का नाम बस पैसे देकर खरीद लिया। तो परचेज्ड गुडविल मतलब पैसे देकर खरीद लिया, सेल्फ जनरेटेड गुडविल मतलब मेहनत करके नाम खुद बनाया। तो AS 26 कहता है कि भाई दो तरह की गुडविल होती है। ठीक है, तो ये तो बस आप ड्राइंग अपने समझने के लिए बना सकते हो, वैसे कुछ ज्यादा इसमें है नहीं। ठीक है, तो क्लियर हो गई दो तरह की गुडविल। बाकी हाँ, अपने 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए याद होना चाहिए, हम बुक्स में कौन सी रिकॉर्ड करते हैं? परचेज गुडविल। वो हम सीखेंगे, अभी हमारे कोर्स का पार्ट है कि परचेज गुडविल में लिखा है इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो इसको हम अभी रिकॉर्ड करना सीखेंगे, अभी हम इसकी अकाउंटिंग करेंगे थोड़ी देर बाद। चलो जी, तो ये भी हो गया। इसके बाद पॉइंट नंबर 4, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आया था, इसको घर से रट के जाना है। इस टॉपिक का नाम है नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल। नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल। अब गुडविल की वैल्यू निकालने की जरूरत कब आती है ना? नीड मतलब जरूरत कब आती है, हमें गुडविल की वैल्यू कब निकालनी है। तो टोटल 6 ऐसे सिचुएशंस होते हैं जब गुडविल की वैल्यू निकाली जाती है ना। तो आपको सारे रटने, और ज्यादा रटने स्पेशली हैं डी, ई और एफ। तो इन पे और आर का सिंबल अलग से बनाया था।
तो टोटल 6 ऐसी सिचुएशंस हैं जब हमें गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ता है ना। तो वो कब कब है पढ़ लिख लो बस नाम। पहला तो है ए, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये हमें अगले चैप्टर में पढ़ना है। तो इसमें पार्टनर्स जो होते हैं वो अपना रेशियो बदल लेते हैं। बी, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ये भी हमें आगे के चैप्टर में पढ़ना है। इसमें एक नया पार्टनर ज्वाइन कर लेता है। सी, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, ये भी हमारा आगे चैप्टर आएगा, हमें पढ़ना है। उसमें कोई पार्टनर हमें छोड़कर चला जाता है या दुनिया ही छोड़कर चला जाएगा तो भी हम गुडविल की वैल्यू निकालें। तो ये सब तीनों पॉइंट हमें हमारे आगे के कोर्स के अंदर चैप्टर्स में कवर करने हैं। लेकिन नीचे के जो 3 पॉइंट्स हैं वो हमारे कोर्स में हमको कवर नहीं करने, इसीलिए वो ज्यादा रटने इंपॉर्टेंट है, लर्न करने इंपॉर्टेंट है। तो डी में आपको लिखना है व्हेन द फर्म इज सोल्ड। तो एक तो फर्म इज सोल्ड को ब्लॉक बना लेते हैं। when 2 or more firms amalgamate, amalgamate को ब्लॉक बना लेते हैं। और F, when the firm is converted into company, when the firm is converted into company, इसमें converted को ब्लॉक बना लेते हैं। चलो तो ये बता दो सर ये क्या है, ये क्या लिख रहे हो आप? तो when the firm is sold, तो चलो इंग्लिश का सिंपल मतलब है, बताओ इसका क्या मतलब है when the firm is sold? हाँ, तो आप अपनी अगर पार्टनरशिप फर्म बेच दोगे, है ना, तो अपनी फर्म को बेचने के समय पर आपको अपनी फर्म की क्या निकालनी पड़ेगी? गुडविल। फर्म बेचने के टाइम पर गुडविल निकालने। तो ये तो सिंपल हो गया। अच्छा, लास्ट वाला लिखा है फर्म इज कन्वर्टेड इनटू कंपनी, इसमें क्या होगा जी? हाँ, और जरूरी नहीं 50 से ज्यादा, मतलब वो तो आपका जब दिल चाहा, आपने सोचा कि चलो भाई अब अपनी फर्म को बदल देते हैं और इसको बदल के एक नया रूप दे देते हैं, नया शेप दे देते हैं, आज से हम बन जाते हैं कंपनी। तो अगर आप अपनी फर्म को कन्वर्ट कर देते हो कंपनी में तो भी फिर आपको क्या निकालनी पड़ेगी? गुडविल। अब ये मत पूछना ये क्यों करते हैं, कैसे होता है, वो सब कानूनी प्रक्रियाएं अपने दायरे से बाहर। हाँ, नहीं तो बच्चा ना पहले ही पूछता है, उसको मजा आता है नई चीज में, अरे वाह ये क्या हो गया। तो ये जो हो गया ये सब बातें ग्रेजुएशन में सीखेंगे हम। अच्छा, और तीसरा लिखा है व्हेन 2 और मोर फर्म्स अमेलगमेट, ये किस चिड़िया का नाम है? कि भैया 2 फर्म्स थी, एक फर्म थी ए, एक फर्म थी बी, अब दोनों ने मिलकर सोच लिया कि यार एक काम करते हैं, हम दोनों मिलकर एक नई फर्म बनाते हैं ए बी। तो जब 2 या 2 से ज्यादा फर्म्स मिल जाती हैं तो उसको बोलते हैं अमेलगमेशन या अमेलगमेट। तो मिल जाने को कहते हैं अमेलगमेट। तो तीनों अक्षर के मीनिंग क्लियर हो गए? बताओ भाई। सोल्ड क्लियर, सोल्ड मतलब बेचना, अमेलगमेट मतलब मिलना, और कन्वर्ट मतलब परिवर्तन, बदलाव, चेंज हो जाना। तो या तो फर्म बेच दी, या फर्म कन्वर्ट कर ली, या फर्म किसी और के साथ जाके मिला दी। ठीक है, तो आपको गुडविल निकालना पड़ेगा। तो ये बोर्ड्स के एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था, मतलब एक बार के कई बार आया है। क्वेश्चन ने पूछा है कि बताओ गुडविल की वैल्यू कब कब निकालते हैं। तो उसमें वो पहले क्वेश्चन में बोल देता है कि एबीसी वाले पॉइंट मत बताना, कह रहा था कि गुडविल की वैल्यू कब कब निकालते हैं, अलग पॉइंट्स बताओ। तो फिर आप ये 3 पॉइंट्स बताना। ठीक है, तो वैसे टोटल 6 पॉइंट्स हैं जब हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी होती है। चलो, तो क्लियर हो गया वाला भी।
उसके बाद नंबर 5, नंबर 5 का नाम है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल। फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल। बहुत सारे फैक्टर्स गुडविल की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं, बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे, है ना। अब गुडविल की वैल्यू का मतलब है इमेज, रेपुटेशन। तब तो किसी किसी कंपनी की रेपुटेशन अच्छी होती है, किसी की खराब होती है, या किसी की कम अच्छी होती है, किसी की ज्यादा अच्छी होती है। तो क्यों ऐसा होता है, क्यों, ऐसे कौन से कारण हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो गुडविल की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं, क्या है। तो लिखते हैं, बहुत सारे हैं, और ये सब थोड़ा हो सकता है किताबी बातें लगें तो ज्यादा दिल पर मत लेना, लेकिन ठीक है, अब अपने को तो पता होने चाहिए। तो जैसे एक लिख लो, एफिशिएंट मैनेजमेंट, है ना। तो मेन वर्ड पता होना चाहिए, कीवर्ड एफिशिएंट मैनेजमेंट। तो एफिशिएंट मैनेजमेंट का मतलब ये बताओ पहले, एफिशिएंट मैनेजमेंट का मतलब एफिशिएंट मैनेजमेंट का मतलब जो काम फास्ट तरीके से कर सकता है, काफी अच्छा कैपेबल है, एक्सपीरियंस है, कुछ भी कह लो। तो मान लो आपकी कंपनी में आईआईएम अहमदाबाद के पास आउट लोग मैनेजर्स की तरह काम कर रहे हैं, और दूसरी किसी कंपनी में किसी बेकार सी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के मैनेजर्स काम कर रहे हैं। तो ना ही वो फास्ट हैं, ना ही वो कैपेबल हैं, वो इनएफिशिएंट हैं। तो एक कंपनी में पहले वाले मैनेजर्स काम कर रहे हैं, एक कंपनी में दूसरे वाले मैनेजर्स काम कर रहे हैं, तो कौन सी कंपनी की गुडविल बढ़िया होगी, पहली वाली। तो बस, तो समझ गए। तो कंपनी की गुडविल उसके मैनेजमेंट से भी अफेक्ट होती है। तो अच्छा मैनेजमेंट होगा तो गुडविल अच्छी होगी, खराब मैनेजमेंट होगा तो गुडविल भी थोड़ा खराब होगी। सेकंड पॉइंट, फेवरेबल लोकेशन। फेवरेबल लोकेशन, तो एक कंपनी की दुकान है मॉल के अंदर, एक कंपनी की दुकान है नाली के ऊपर, तो किसकी रेपुटेशन अच्छी होगी, मॉल की रेपुटेशन अच्छी होगी। तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है गुडविल को जो प्रभावित करे, लोकेशन। उसके बाद नंबर 3, मतलब समझ आ रहा है पॉइंट। उसके बाद नंबर 3, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, तो ये है मेरी कंपनी, मान लो मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है किसी के साथ, मतलब एग्रीमेंट, मान लो एग्रीमेंट कर रखा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, और उस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा है कि भाई मैं 20 रुपए में खरीदूंगा सामान और 100 रुपए में बेचूंगा। लेकिन एक दूसरी कंपनी है, उसके पास ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो बेचारी खरीदती भी 50 रुपए में है, उसको महंगा मिलता है, और बेचारी बेच भी पाती है सिर्फ 60 में। तो मेरी कंपनी के पास फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मेरे पास जुगाड़ थे, मेरे पास नेटवर्क था, तो मुझे एक फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। दूसरी कंपनी के पास नहीं थे जुगाड़, नहीं था नेटवर्क, नहीं मिला फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो किसको ज्यादा बढ़िया रहेगा काम, मेरी कंपनी को। तो क्योंकि मैं प्रॉफिट ज्यादा कमाऊंगा, तो मेरी कंपनी प्रॉफिट अच्छा कमाएगी तो अच्छा परफॉर्म भी ज्यादा करेगी। तो ये मेरे लिए भी एक फैक्टर बन गया जो मेरी गुडविल को अफेक्ट कर सकता है। दूसरी कंपनी को शायद उतने एडवांटेज ना मिले, तो इसको बोलते हैं फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। समझ आ गया, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट तो वो कुछ भी हो सकते हैं। तो एग्जांपल दे रहा हूं, ये नहीं कि यही है, कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है फेवरेबल, जिससे बस आपको फायदा मिल रहा है। इसी तरह एक्सेस टू सप्लाईज, एक्सेस टू सप्लाईज, तो एक्सेस टू सप्लाईज
इसका क्या मतलब है? तो ये मेरी कंपनी है और ये कोई और कंपनी है। सप्लाईज का मतलब होता है रॉ मटेरियल, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो। सप्लाईज वर्ड का मतलब होता है रॉ मटेरियल, है ना? एक वर्ड आ रहा है ना सप्लाईज, तो सप्लाईज मतलब रॉ मटेरियल। मुझे रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाता है, घर से निकलता हूं 2 मिनट दूर ही दुकान है, तो इजीली एक्सेसिबल है मेरे लिए रॉ मटेरियल। लेकिन दूसरी कंपनी को पता है कहां पे मिलता है रॉ मटेरियल? हिमालय पर्वत की चोटी पर चढ़ना पड़ता है, ठीक है, वहीं पे मिलेगा। तो उसके लिए जो है रॉ मटेरियल एक्सेस करना बहुत मुश्किल है, वेरी हार्ड, बड़ी मुश्किल से बेचारा वो रॉ मटेरियल ला पाता है। तो मेरे लिए सप्लाईज का एक्सेस बहुत इजी है, उसके लिए सप्लाई का एक्सेस बहुत मुश्किल है। तो बताओ कौन बढ़िया? मैं बढ़िया। तो मेरा काम आसान होगा, मैं जल्दी काम कर पाऊंगा, मैं जल्दी काम कर पाऊंगा तो ग्राहक मेरे जल्दी खुश रहा करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट भी मेरे बिजनेस की अच्छी गुडविल को प्रभावित कर सकता है और उसकी गुडविल कम अच्छी हो जाएगी। तो समझ आ रहा है पॉइंट? उसके बाद नंबर 5, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो आपको बताओ कितने लिखवाऊं? तो लिख लो, खूब सारे लिख लो, और क्या। क्वालिटी, अब प्रोडक्ट की क्वालिटी, अब भाई जिसका प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का होगा, है ना, तो एक कंपनी क्वालिटी प्रोडक्ट बना रही है ना, और दूसरी कंपनी बैड क्वालिटी प्रोडक्ट बना रही है। एक कंपनी अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट बना रही है, दूसरी कंपनी बैड क्वालिटी प्रोडक्ट बना रही है। तो जग जाहिर बात है कि भाई किसकी गुडविल अच्छी होगी? गुड क्वालिटी वाले की। बैड क्वालिटी वाले की गुडविल कम अच्छी होगी। तो ये भी हमारे गुडविल को अफेक्ट कर सकता है। इसी तरह एक और लिख सकते हो आप, आफ्टर सेल सर्विस, सामान बेचने के बाद की सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस। तो एक कंपनी बहुत अच्छा आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड कर रही है और एक कंपनी बहुत ही बेकार आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो जो कंपनी अच्छा आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड कर रही है उसकी गुडविल भी अच्छी होगी, और जो बैड सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो उसकी सर्विस भी मतलब बैड होगी, थोड़ा सा कम अच्छी होगी। तो क्लियर हो गए पॉइंट्स? चलो ठीक है ना, तो एटसेट्रा लिख लेते हैं, मतलब कि ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, अलग अलग बिजनेसेस को लेकर अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं। किसी को कभी पेटेंट राइट मिल जाता है, किसी के पास कुछ इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाते हैं जो उनको फायदा देते हैं। तो कहीं ना कहीं हर बिजनेस को बहुत सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, उसकी गुडविल को अफेक्ट कर सकते हैं। चलो तो बताओ जी, पहले यहां तक सबको बिल्कुल अच्छे से क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत डाउट तो नहीं? चलो, तो यहां तक वो थ्योरेटिकल बातें थी जो बेसिकली हमें पढ़नी होती है, थोड़ा सा बोरिंग बोरिंग सी, लेकिन हाँ काम की होती हैं। अब ये तो सारी बातें हो गई कि भाई गुडविल क्या है, गुडविल का नेचर क्या है, फीचर क्या है, वो सब बातें तो हो गई। अब हमें लेकिन चैप्टर के मेन पड़ाव के अंदर घुसना है। अब हम ये सीखेंगे कि गुडविल को वैल्यू कैसे करते हैं, वो सीखते हैं। तो गुडविल बताओ, पहले एक बार रिवाइज करवाओ, दो टाइप की कौन कौन सी हैं? राइट, परचेज्ड और सेल्फ जनरेटेड, है ना। तो सेल्फ जनरेटेड को तो हम रिकॉर्ड करते नहीं, तो उससे तो हमें कोई मतलब नहीं। तो आप अब नए पेज पर हेडिंग डालो, फ्रेश पेज पर। पहले मैं आपको सिखाऊंगा परचेज्ड गुडविल के बारे में, है ना, वो अपने कार्यक्रम का पहला हिस्सा है, परचेज्ड गुडविल। ठीक है, और डैश डाल के आप लिख लो अकाउंटिंग। तो हमें परचेज्ड गुडविल की अकाउंटिंग सीखनी है। चलो तो पहले लिख लेना, लिखते समय दिमाग मत लगाना कि ये क्या लिख रहे हैं। लिखो नंबर 1, दो एंट्री है, पहली एंट्री लिखो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट में टेक ओवर वैल्यूज
उसके नीचे गुडविल अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर 2, सन्ड्री लाइबिलिटीज, इसमें भी टेक ओवर वैल्यू और 2 वेंडर, इसमें लिखना है डैश डाल के परचेज कंसीडरेशन, परचेज कंसीडरेशन। इसकी नरेशन लिख लो, बीइंग बिजनेस परचेज्ड, हमने बिजनेस खरीद लिया, बीइंग बिजनेस परचेज्ड, ठीक है, हमने बिजनेस खरीद लिया। तो आज आपको बिजनेस खरीदवाना सिखाएंगे थोड़ी देर में। उसके बाद सेकंड पॉइंट, सेकंड एंट्री, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसकी नरेशन, बीइंग चेक पेड, बीइंग चेक पेड, पैसे दे दिए, बीइंग चेक पेड, पैसे दे दिए, ठीक है। बस तो अकाउंटिंग तो यही है, लेकिन इसको समझते हैं हम। तो एक एग्जाम्पल लिखना है आपको, उससे समझेंगे। तो एग्जाम्पल में लिखना, ठीक है। तो यहां पे आप अपना नाम लिख लेना, ठीक है, हर बच्चा अपना नाम लिख ले। एक्वायर्ड बिजनेस ऑफ, ठीक है, तो जिसका जो भी नाम है अपना अपना नाम लिख लेना। मान लो मैं लिख लूंगा पराग गुप्ता एक्वायर्ड द बिजनेस ऑफ, आप लिख लेना अपना नाम कि भाई जॉन सीना एक्वायर्ड द बिजनेस ऑफ, या जिसका जो भी नाम है वो अपना अपना नाम लिख लेना। तो रामू एक्वायर्ड द बिजनेस ऑफ रिलायंस लिमिटेड फॉर a purchase consideration for a purchase consideration of rupee 50 lakh, 50 लाख रुपए। paid by check, full stop, following assets and liabilities, following assets and liabilities are taken over, डैश डाल के कुछ नाम लिख लो। फर्नीचर 1 लाख, स्टॉक 75 लाख, डेटर्स 15 लाख, उसके बाद क्रेडिटर्स 52 लाख, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 7.5 लाख, और बिल्स पेबल 1,50,000, ठीक है। जर्नलाइज, जर्नलाइज, ठीक है। तो पहले लिख लो, फिर समझाता हूं आपको। तो आपने एक्वायर कर लिया बिजनेस रिलायंस का फॉर ए परचेज कंसिडरेशन ऑफ 50 लाख पेड बाय चेक, फॉलोइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर टेकन ओवर। फर्नीचर 1 लाख पे ले लिया, स्टॉक 75 लाख में,
डेटर 15 लाख में, क्रेडिटर 52 लाख में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 7.5 लाख में, बिल्स पेबल 1,50,000 में। ठीक है, लिख लिया क्वेश्चन? चलो ठीक है, तो अब आप 5 मिनट पेन नीचे रख देना। मुझे पता है आपको बेचैनी सी तो होगी, लेकिन अगर आप समझना चाहते हो तो बिल्कुल प्रैक्टिकली जो आजकल हो रहा है वो सीखने का आपको मौका मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा अगर आप ध्यान से सुनते हो तो। ठीक है, तो लिखना मत। चलो ठीक है, तो अब 5 मिनट लिखना मत, बस ध्यान से सुनना, कुछ नहीं बनानी ड्राइंग व्राइंग कुछ नहीं, बस सुनते रहना ध्यान से। ठीक है, मतलब सॉल्यूशन नहीं, एनालिसिस कर रहा हूँ। तो देखो बहुत सिंपल होता है। आज के ज़माने में क्या होता है, आप घर से पैसे लेके निकले कि पापा पापा 50 लाख रुपए दे दो, आज शॉपिंग करनी है। तो पापा ने कहा ठीक है बेटा, ये लो 50 लाख रुपए, जो मन करे ले आओ खरीद के। तो आप अपना बस्ता लेके जा रहे हो, 50 लाख रुपए, इधर उधर नजर मार रहे हो कि यार कहाँ जाऊं शॉपिंग, क्या खरीदूं क्या खरीदूं। तो अचानक से आपकी नजर पड़ गई रिलायंस लिमिटेड पर कि अरे वाह, ये कंपनी तो बड़ी अच्छी लग रही है भाई। तो आपने कहा चलो मैं ये कंपनी खरीदना चाहता हूँ। तो जब आप कंपनी खरीदते हो तो ऑब्वियसली भाई कंपनी खरीदोगे तो कंपनी के पास तो एसेट्स भी होंगे और कंपनी के पास तो लाइबिलिटीज भी होंगी। भाई दोनों चीजें होंगी ना, कंपनी के पास तो एसेट्स भी होंगे और लाइबिलिटीज भी होंगी। तो आप पहुंच गए अपना 50 लाख रुपए थैला हिलाते हुए कि चलो भाई रिलायंस कंपनी खरीदेंगे आज। तो आपने उनसे कहा रिलायंस वालों से कि भाई देखो मेरे पास 50 लाख रुपए हैं। तो रिलायंस कह रही है ठीक है 50 लाख रुपए हैं। तो आपने कहा हाँ। तो आप रिलायंस कंपनी से कह रही हो कि भाई मैं तुम्हें खरीदने आई हूं। तो रिलायंस कंपनी ने अपना हिसाब किताब लगाया, कह रही चलो ठीक है मुझे खरीद लो, मुझे 50 लाख रुपए दे देना बस। तो आपने रिलायंस कंपनी को एक्वायर कर लिया और आपने बदले में उनको कितने रुपए दे दिए रिलायंस कंपनी को? 50 लाख। तो पहले तो इतना टर्म समझा देता हूं। तो जब आप कोई बिजनेस एक्वायर करते हो ना, तो एक टर्मिनोलॉजी होती है, इसको बोलते हैं परचेज कंसीडरेशन। परचेज कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है, मतलब सुन लेना बस। परचेज मतलब खरीदना, और कंसीडरेशन वर्ड जो होता है ना, ये लॉ का एक शब्द होता है। लॉ में आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर पढ़ोगे उसमें आता है। इसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, कि कुछ वापस में देना, समथिंग इन रिटर्न। सेक्शन 2D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1857। तो उसमें आप सीखोगे कि कंसीडरेशन जो होता है उसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। तो परचेज कंसीडरेशन का मतलब है कि आप खरीद रहे हो कुछ और बदले में क्या दे रहे हो? पैसे। हाँ, 50 लाख रुपए दे रहे हो। लेकिन अब थोड़ा सा आपको सीए वाला दिमाग लगाना है मेरे साथ मिलकर, सिर्फ देखना है सुनना है, ज्यादा एनालिसिस नहीं करना, सिर्फ दिमाग लगाना है। आप रिलायंस कंपनी के जितने एसेट्स हैं, है ना, जितने एसेट्स जो आप टेक ओवर कर रहे हो, एक बार बस मेंटल मैथ्स करके इनकी वैल्यू जोड़ो एसेट्स की। कितनी है? 91 लाख, है ना। जो आप एसेट्स टेक ओवर कर रहे हो वो कितने रुपए के हैं? 91 लाख। और फिर ऐसी मेंटल मैथ्स करो कि जो लाइबिलिटीज टेक ओवर कर रहे हो, लाइबिलिटीज जो टेक ओवर कर रहे हो वो कितने रुपए की टेक ओवर कर रहे हो? 61 लाख की। ठीक है, तो बिजनेस थोड़ा सा समझाते हैं आपको। जब आप किसी भी बिजनेस के एसेट्स टेक ओवर कर रहे हो 91 लाख के, और साथ ही साथ आप लाइबिलिटीज भी टेक ओवर कर रहे हो 61 लाख की, है ना, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो होते हैं या बड़े बड़े वैल्यूअर्स जो होते हैं या आपके जैसे बुद्धिमान लोग जो होते हैं, वो इसको बोलते हैं नेट एसेट्स 30 लाख। या नेट एसेट की जगह इसको बहुत से लोग तो बोलते हैं कि कंपनी की नेटवर्थ कितनी है? 30 लाख। और जो लॉजिकल भी है, क्योंकि अगर 91 लाख के एसेट्स आप एक्वायर कर रहे हो तो 61 लाख का अमाउंट या लाइबिलिटी भी तो एक्वायर कर रहे हो ना। तो आपको अल्टीमेटली जो मिल रहा है, जो वर्थ आपके हाथों में आ रही है, वो 91 लाख नहीं आ रही। आपके हाथों में कितनी वर्थ आ रही है? 30 लाख। तो पहले इस बात से सब बच्चे संतुष्ट हैं? सबको यहां तक समझ आ गया? ठीक है, तो किसी को डाउट तो नहीं? तो इस 30 लाख को बोलते हैं नेट एसेट्स या नेटवर्थ, कुछ भी बोल सकते हो आप।
तो आपको 30 लाख रुपए की वर्थ मिल रही है। तो मैं डायग्राम में लिख देता हूं, आप बस देखते रहना। आपको 30 लाख रुपए की वर्थ मिली। तो एक बिजनेस आपने टेक ओवर करा, है ना, एक बिजनेस आपने टेक ओवर कर लिया या खरीद लिया, और उस बिजनेस से आपको कितनी वर्थ मिली? 30 लाख की। अच्छा, अब कितने रुपए आपने दिए वो भी बताओ। 50 लाख रुपए दे दिए। तो जब आप घर आओगे तो पापा आपको प्यार करेंगे या थप्पड़ मारेंगे? तो वैसे तो प्यार करना चाहिए, लेकिन आपको थप्पड़ बताओ पापा क्यों मारेंगे? पापा कहेंगे भाई तू शॉपिंग के लिए निकला था 50 लाख रुपए लेकर, बता क्या लेकर आया शॉपिंग करके। तो आप क्या दिखाओगे पापा को कि मैं क्या लाया हूं? कि पापा देखो मैं एक कंपनी लाया हूं, रिलायंस कंपनी। तो पापा कहेंगे इसकी वर्थ कितनी है? 30 लाख। तो कंपनी की वर्थ कितनी है? 30 लाख। और आप कितने रुपए देकर आए हो? 50 लाख। तो पहले यहां तक आपको बिल्कुल समझ आ रहा है लॉजिकली? कहीं भी ये तो नहीं लग रहा कि मैं आपको कुछ मतलब जादू कर रहा हूं आंखों का, मतलब जो फिगर्स हैं उन्हीं के साथ प्ले कर रहा हूं बस? यहां तक बिल्कुल ओके है? ठीक है। तो पापा आपको थप्पड़ मारने ही वाले हैं। पापा कह रहे हैं बेटा तू तो 20 लाख रुपए लुटा के आ गया। पापा आपको थप्पड़ मारने ही वाले हैं। पापा कह रहे हैं कि तू तो 20 लाख रुपए लुटा कर आ गया। लेकिन पीछे से आपकी मम्मी, वो कॉमर्स से पढ़ी हुई थी, उन्होंने पापा का हाथ पकड़ के रोक लिया। उन्होंने कहा कि नहीं, आप गलत मार रहे हो अपने बच्चे को। ये 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा नहीं देकर आया। आप समझ नहीं रहे। आप एक बार कंपनी तो देखो, ये कौन सी कंपनी खरीद के लाया है? तो कौन सी कंपनी खरीदी? रिलायंस। तो मम्मी ने आपको बचा लिया। मम्मी ने कहा कि ये 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा नहीं देकर आ रहा, ये 20 लाख रुपए तो गुडविल के देकर आ रहा है, उस कंपनी की रेपुटेशन के देकर आ रहा है। क्योंकि वो कंपनी भी तो कोई एरी गैरी नहीं खरीद के लाया। कौन सी कंपनी खरीद के लाया? रिलायंस खरीद के लाया। तो मम्मी ने आपको बचा लिया। तो पापा पूछ रहे हैं कि भाई, मम्मी से पापा पूछ रहे हैं कि तुमने कैसे निकाला गुडविल, तुम्हें कैसे पता गुडविल का फॉर्मूला? तो मम्मी ने कहा मैंने भी तो क्लास 12th में पढ़ा था कि भाई गुडविल का फॉर्मूला होता है परचेज कंसीडरेशन माइनस नेटवर्थ या माइनस नेट एसेट्स। तो बस मम्मी रॉक्ड, पापा शॉक्ड। ठीक है भाई? तो ये अब चित्रकारी आप बना सकते हो अपने समझने के लिए। फिर आगे लिखवाता हूं, तो पहले इतना बना लो। प्राइस, परचेज कंसीडरेशन। परचेज कंसीडरेशन होता है जो आप बिजनेस खरीदने के लिए पैसे देते हो। नहीं नहीं, कुछ तो हुआ क्या, वो तो मेरा एग्जांपल है। ये फिगर्स मत, मतलब ये पूछ रहे हो कि 50 लाख मुझे कैसे पता चला, वो तो मनगढ़ंत फिगर ले रहा हूं समझाने के लिए। नहीं नहीं, मतलब होता होगा, वो तो बड़े बुद्धिजीवी देखेंगे, हम अभी उतने बुद्धिजीवी थोड़ी ना। लेकिन हाँ, वैसे 50 लाख कैसे निकला? मैंने कंपनी की नेटवर्थ निकाली 30 लाख, फिर मुझे लगा कि यार इसकी रेपुटेशन 20 लाख की है, तो मैंने जोड़ के 50 लाख में खरीदी। हाँ, तो अगर मान लो आप, क्योंकि अब आपने क्वेश्चन चेंज करा ना, आप परचेज कंसीडरेशन निकलवाना चाह रहे हो, तो मैंने भी फॉर्मूला चेंज कर दिया, गुडविल प्लस नेट एसेट्स। हाँ 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 हाँ, और क्या, ये तो सब मनगढ़ंत फिगर है। आपको क्या लगा एक्चुअल में मैं रिलायंस खरीद रहा हूं? हाँ, मन एग्ज्यूम फिगर्स हैं, कुछ भी हो सकता है, मतलब ये तो कुछ भी फिगर हो सकती है। खरीदी, हाँ। परचेज कंसिडरेशन मतलब जो अमाउंट आपने खरीदने के लिए दिया। चलो, तो बताओ ऑनलाइन से चीज तो क्लियर है भाइयों बहनों? तो आप सिंपल लॉजिक समझो। तो जब हम वैल्यूएशंस देखते हैं किसी भी कंपनी का आज प्रैक्टिकल जीवन में, तो उसकी नेटवर्थ से अगर ज्यादा पैसे दिए जा रहे हैं ना, तो इसका मतलब होता है गुडविल। अगर किसी की भी कंपनी की नेटवर्थ है 30 लाख और आप उसको ज्यादा पैसे दे रहे हो, तो क्यों दे रहे हो?
गुडविल, गुडविल। तो ऐसे ही होता है, तो प्रैक्टिकली भी ऐसे ही होते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां जब बेचती हैं अपने आप को या कोई खरीदता भी है उनको, तो ज्यादा दाम पर खरीदता है अगर वो अच्छी कंपनी है तो इसका मतलब वो उसकी नेटवर्थ से ज्यादा पैसे दे रहा है, तो उसको बोलते हैं गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला बन गया परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स। चलो ठीक है, तो बन गई ड्राइंग। चलो, और समझ में आ गया मतलब ड्राइंग। चलो ठीक है, तो मतलब मैं क्रक्स समझा देता हूं। तो क्रक्स ये है कि किसी भी कंपनी को जब आप खरीदते हो तो उस कंपनी की नेटवर्थ से ज्यादा अगर आप पैसा दे रहे हो तो इसका मतलब किस बात के दे रहे हो? गुडविल के दे रहे हो। तो पापा से अब आपको मार नहीं पड़ेगी, पापा भी समझ गए कि ठीक है, बच्चा अगर एक्स्ट्रा पैसे देकर आया है तो इसका मतलब ये गुडविल के पैसे देकर आया है, वो एक अच्छी कंपनी खरीद के आया है, इसीलिए उस कंपनी को 30 लाख के बदले में 50 लाख रुपए देकर आया है। ठीक है, अब अकाउंटिंग लिख लेते हैं इसी में, वो बहुत सिंपल है। आ जाओ नंबर 1। तो अब तो आप अकाउंटिंग इक्वेशन या अपने बचपन के रूल्स भी सोच सकते हो। जब आप एसेट्स टेक ओवर करोगे, है ना, तो एसेट जब आपके पास आएगा, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट करना है तो करो। सबसे पहले फर्नीचर को डेबिट करो 1 लाख, फिर स्टॉक को डेबिट करो 75 लाख, फिर डेटर को डेबिट करो 15 लाख, है ना। तो ये तो बचपन में रूल पढ़ा था ना कि एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट करना है। तो आपके पास सारे एसेट्स आ गए, अब सारी लाइबिलिटियां भी आएंगी। तो लाइबिलिटीज आएंगी तो क्या करोगे? क्रेडिट। तो थोड़ी सी जगह छोड़ के टू क्रेडिटर, क्योंकि लाइबिलिटी क्रेडिटर भी आ गया 52 लाख। टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी आ गया, कितने? 7.5 लाख। टू बिल्स पेबल, बिल्स पेबल भी आ गया 1.5 लाख। तो पहले इतनी एंट्री बताओ, लॉजिकली समझ आई कि भाई एसेट्स खरीदते हो या एसेट्स जब बढ़ते हैं तो डेबिट करते हो, लाइबिलिटी बढ़ती है आपकी तो क्रेडिट करते हो। ठीक है, बोलो हाँ कि ना। ये तो अकाउंटिंग रूल याद होगा भाई। मैं एसेट्स अगर मेरे मेरे बिजनेस में एसेट्स आए तो एसेट्स के आगमन पर एसेट्स डेबिट करोगे, और लाइबिलिटीज आएंगी तो लाइबिलिटीज के आगमन पर क्रेडिट करोगे, है ना। तो इतना तो क्लास 11th में ही सीख लिया था। अब बाकी चीजें भी देख ऐड करते हैं। चलो, तो अब बाकी चीजें ऐड करने के लिए मैं जो नीचे लिख रहा हूं वो मत लिखना, सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं। बचपन में मान लो आप एंट्री करते थे फर्नीचर परचेज्ड, आप मत लिखना ये, बाय गोपाल ऑन क्रेडिट। मान लो आपने गोपाल से फर्नीचर खरीदा उधार पे, तो क्या एंट्री करोगे? वेरी गुड। फर्नीचर एसेट होता था तो डेबिट करते थे, और गोपाल आपका क्रेडिटर बन जाता था तो क्रेडिट करते थे, राइट। अब अगर फर्नीचर की जगह मैं लिख दूं कि मशीन परचेज्ड बाय गोपाल, तो क्या एंट्री होगी? मशीन डेबिट टू गोपाल। तो अगर मैं कोई भी एसेट का नाम लिखूं कि एसेट परचेज्ड बाय फ्रॉम गोपाल, हाँ फ्रॉम गोपाल, तो आपकी एंट्री यही होने वाली है, एसेट को आप डेबिट करोगे और क्या लिखोगे? टू गोपाल, राइट। अब अगर मैं ऐसे लिख दूं कि बिजनेस खरीदा आपने जिसमें एसेट्स भी आ गए लाइबिलिटीज भी आ गई, तो एसेट भी आ गए और लाइबिलिटीज भी क्रेडिट कर ली। अब किससे खरीदा? क्वेश्चन आप पढ़ो, अब आपका क्वेश्चन किससे खरीदा आपने? गोपाल से खरीदा। किससे खरीदा? रिलायंस। क्योंकि आप ये बिजनेस किससे खरीद रहे हो? एक कंपनी से खरीद रहे हो जिस कंपनी का नाम क्या है? रिलायंस। तो अब इसीलिए क्या क्रेडिट होगा गोपाल की जगह? रिलायंस।
तो इसको वेंडर बोलते हैं, जिससे आप सामान खरीदते हो उस आदमी को क्या बोलते हैं? वेंडर बोलते हैं। तो जिससे आप सुबह सब्जियां खरीदते हो उसको भी क्या बोलते हैं? वेजिटेबल वेंडर, है ना। और तो जिससे आप कुछ भी खरीदते हो उस आदमी को क्या बोलते हैं? वेंडर। तो इस क्वेश्चन में आपने किससे खरीदा है बिजनेस? रिलायंस से। तो हम टू रिलायंस भी लिखेंगे, ये भी अब हमारी एक तरह से लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। और इसमें हम लिखते हैं कि भाई कितने रुपए की लाइबिलिटी क्रिएट हो गई? 50 लाख रुपए। पीसी का मतलब है परचेज कंसीडरेशन। पीसी का मतलब है परचेज कंसीडरेशन। हालांकि ये सिर्फ हम ड्रामा कर रहे हैं, ड्रामा। जितनी देर में आप लिखोगे उतनी देर में, देखो अभी मैं रब भी कर दूंगा। रब करने का मतलब है जितनी देर आप लिखने में लगा रहे हो, मैं अगली एंट्री में इस लाइबिलिटी को अभी देखो पे ऑफ भी कर दूंगा। तो सेकेंड एंट्री क्या लिख रहा हूं मैं? देखो, रिलायंस लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो इसका मतलब है कि मैंने रिलायंस कंपनी को चेक दे दिया। तो आप देखो सेकेंड एंट्री क्या लिखवाई थी मैंने आपको? बीइंग चेक पेड। तो रिलायंस कंपनी को बस 1 मिनट के लिए आपको लाइबिलिटी बनाना है और अगले क्षण उसको लाइबिलिटी को पे करना है। तो कट गया ना एक तरह से, तो टेक्निकली तो रिलायंस आपस में एक तरह से नलीफाई हो गए, लाइबिलिटी खत्म भी हो गई। लेकिन हाँ ठीक है, 1 मिनट का ड्रामा करना है। तो रिलायंस हमारा खत्म हो गया। तो बस हमने एक तरह से पेमेंट कर दी। तो वेंडर जो था उसको 50 लाख रुपए हमने दे दिए। तो यहां तक ओके हो गया। चलो, अब जो फर्स्ट एंट्री होती है वो आपकी टैली नहीं करती, मैच नहीं करती। डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल देखो मैच नहीं हो रहा होगा, करके देखो चाहे। डेबिट का टोटल कितना आ रहा है अभी? 91 लाख। और क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है? क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है? 1,11,00,000 आ रहा है। क्रेडिट का टोटल ज्यादा आ रहा होगा भाइयों बहनों, देख लो चाहे। तो मैच नहीं करती ना ये वाली एंट्री। तो वो इसीलिए मैच नहीं करती क्योंकि अभी एक बैलेंसिंग फिगर कह लो या एक चीज हम यहाँ पे अभी नहीं लिख पाए अभी तक। तो वो क्या है? हाँ, तो हमारी बुक्स में अब एक चीज और रिकॉर्ड हो जाएगी। जो क्या रिकॉर्ड होगी हमारी बुक्स में अब? गुडविल। तो अगर आप बैलेंसिंग फिगर निकालोगे भी तो कितने रुपए आ रही है? 20 लाख। तो हमें गुडविल को भी रिकॉर्ड करना है अपनी बुक्स में 20 लाख। तो इस गुडविल को बोलते हैं परचेज्ड गुडविल। इस गुडविल को बोलते हैं परचेज्ड गुडविल। तो परचेज्ड गुडविल जो होती है वो बुक्स में रिकॉर्ड हो जाती है, जैसे ये हुई आपकी आंखों के सामने। तो परचेज्ड गुडविल जो होती है वो बुक्स में रिकॉर्ड हो जाती है क्योंकि आपने ये खरीदी, आपने पैसे दिए रिलायंस को, तो ये बुक्स में रिकॉर्ड हो जाती है। इसको बोलते हैं परचेज्ड गुडविल। ठीक है। और कहो तो और ज्यादा समझने का मन कर रहा है तो मैं इस एंट्री की बैलेंस शीट भी दिखा सकता हूं आपको, या फिर मन में ही सोच लो जितने भी डेबिट कर रखे हैं वो कहां लिख दूंगा? एसेट में। और जितने भी क्रेडिट कर रखे हैं वो कहां लिख दूंगा? लायबिलिटी। तो वो मैच वैसी हो जाएगी, है ना। तो कोई भी कंपनी का जब आप बिजनेस खरीदते हो, है ना, तो बिजनेस को खरीदते समय ये वाली एंट्री हो जाती है। तो क्लियर हो गया? चलो बहुत बढ़िया। तो इसको बोलते हैं परचेज्ड गुडविल। चलो, तो इसको आप क्लोज कर सकते हो। तो इसका एक ही क्वेश्चन होता है, मतलब परचेज गुडविल का तो एक ही कॉन्सेप्ट होता है, छोटा सा। तो फिर इसके नीचे नेक्स्ट पेज से ही शुरू करना। तो एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, है ना। तो इसी के नीचे, मतलब इसी को क्लोज करके नेक्स्ट पेज से, चाहे नेक्स्ट पेज पे करके लिखना। इसमें लिखना गोपाल
acquired business of Sonu Limited for purchase consideration of rupee 12 lakh, full stop. Following assets and liabilities are acquired. Following assets and liabilities are acquired. तो परचेज, हाँ मतलब समझा नहीं, गोपाल ने खरीदा सोनू लिमिटेड बिजनेस को और कितने रुपए में खरीदा? 12 लाख में। तो मतलब इसमें अगर ड्राइंग बनाऊं तो सोनू जो है घर से 12 लाख रुपए लेकर निकल गया। वो 12 लाख रुपए अभी देगा, हाँ, और सोनू लिमिटेड कंपनी को खरीदेगा। कहेगा आओ सोनू लिमिटेड, मैं तुम्हें खरीद रहा हूं, और सोनू लिमिटेड को ये कितने रुपए दे देगा? 12 लाख। ठीक है, तो 12 लाख ही लूं, आपकी इजाजत हो तो, नहीं तो चेंज कर दूं, 12 ले लूं? ठीक है, तो 12 लाख में सोनू लिमिटेड खरीद ली। फॉलोइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर एक्वायर्ड। अब क्या क्या एसेट लाइबिलिटी एक्वायर कर ली, लिख लो। स्टॉक 3 लाख, अनअर्न्ड इनकम 1 लाख, फर्नीचर 6 लाख, accrued income 1,50,000, creditors 2,50,000। तो ये उसने एक्वायर कर लिया। ठीक है, 5 चीजें उसने एक्वायर कर ली। ठीक है, तो फाइंड गुडविल, तो आपको निकालनी है गुडविल। ठीक है, तो करो, तो पहले 4 मिनट आपके, फिर देखेंगे। ठीक है, कितना आ रहा है? ओके, चलो तो देख लेना बाकी बच्चे क्या बताते हैं। ठीक है, करते हैं चेक। चलो, तो चहल पहल शुरू हो गई, तो मतलब अब समय आ गया है मैदान में आने का। तो करें, मैं भी करूं? चलो आओ जी, बातें नहीं।
चलो तो मैं भी कर लेता हूं, फिर आप बताना कि मैं और आप सही सोच रहे हैं या नहीं। चलो तो पहले हम ये देखते हैं, पहले आप सिंपल ऐसे सोचो कि आप जो कंपनी खरीदने जा रहे हो उसके नेट एसेट्स या नेटवर्थ क्या है वो देखते हैं आप। तो जो जो एसेट्स होंगे उनको येलो कलर कर लेता हूं। तो स्टॉक जो है वो आपका एसेट है, फर्नीचर आपका एसेट है, एक्रूड इनकम आपका एसेट है। तो येलो कलर में सारे एसेट्स लिख लिए। तो एसेट्स आपके कितने रुपए के हो गए? 10,50,000। तो ये तो सारे एसेट्स हो गए, ठीक है। नीले कलर में लाइबिलिटियां लिख लेते हैं। अनअर्न्ड इनकम मतलब इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और क्रेडिटर्स। तो नीले कलर में क्या है? लाइबिलिटीज। तो कितनी है लाइबिलिटीज? 3,50,000। तो इसका मतलब इस कंपनी की नेटवर्थ क्या है? सिर्फ 7 लाख। तो सोनू लिमिटेड जो है उसकी नेटवर्थ क्या है? 7 लाख। तो ठीक है भाइयों बहनों, कोई भी दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है। अब आप कितने रुपए देकर आए? 12 लाख रुपए। तो वही, फिर पापा तो थप्पड़ मारने वाले हैं आपको। पापा कह रहे हैं कि भाई तुमने तो 12 लाख रुपए दे दिए और बदले में कंपनी की नेटवर्थ है सिर्फ 7 लाख। तो इसका मतलब मम्मी क्या बोलेंगी कि 5 लाख तो रुपए ये गुडविल के एक्स्ट्रा देकर आए हैं। तो गुडविल का फॉर्मूला है परचेज कंसीडरेशन माइनस नेट एसेट्स। तो परचेज कंसीडरेशन है 12 लाख, वो तो दे ही रखी है आपको, और नेट एसेट्स हैं 7 लाख। तो गुडविल आ गई 5 लाख। ठीक है, तो क्लियर हो गया? चलो समझ आया सबको? चलो तो बस आज इतना ही करना था। समझ आ गया? चलो चलो ठीक है, तो अब ब्रेक ले लो। मैं इकोनॉमिक्स बिल्कुल शार्प शुरू कर दूंगा। 5:29 पर मंदिर के कपाट बंद हो जाएंगे, ठीक है? हाँ, तो ब्रेक लेना है, 12 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर 5:29 पर शुरू करें। चलो ओके, बाय बाय जी, बाय।